नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी दोस्त स्निग्धा और फिर से स्वागत कर रही हूं आप सबकी अपनी चैनल हिंदी क्लासेस स्निग्धा पर। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि आज की हमारी जो विषय वस्तु है वो क्या है। तो कल तो हम चर्चा कर ही चुके हैं कि आज हम किस बारे में बात करेंगे, यानी कि आज की हमारी विषय वस्तु क्या रहेगी। कल हम श्रीलाल शुक्ला जी के बारे में जाने और उनके कुछ कृतियों के बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे कल की जो वीडियो थी उसमें। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज मैं लेके आऊँगी राग दरबारी, जो उनका जो उपन्यास रहा है उसके ऊपर। तो आज मैं राग दरबारी के ऊपर ही तथ्य आपके सामने पेश कर रही हूँ। इसमें आपको देखने को मिलेगा राग दरबारी की जितने भी सारी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो तो देखेंगे आप, और उसके साथ साथ उसके जो पात्र चित्रण है, यानी कि जो प्रमुख पात्र है वो कौन कौन है वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन है। हाँ दोस्तों, ये सब आप नोट कर लीजिए, जो कि मैं बताऊंगी उससे आप नोट कर लीजिएगा, तो ताकि आपको बाद में ज़्यादा परेशानी ना हो और आप बार बार वीडियो ना देखें। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कथन है जो कि राग दरबारी के ऊपर है। एक तो श्रीलाल शुक्ला जी की ही है, और दूसरा जो है डॉक्टर गोपाल राय का है, जो कि उन्होंने कहा था राग दरबारी उपन्यास के ऊपर। और उसके बाद हम चलेंगे कुछ पंक्तियाँ जो कि राग दरबारी उपन्यास में ही आपको देखने को मिलेगी, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमारा जो NDA नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पंक्तियाँ भी पूछी जाती है कि ये कौन सी उपन्यास या फिर कौन सी टॉपिक से आया हुआ है, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है, आप याद रख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप सबके सामने पेश है राग दरबारी उपन्यास की कुछ महत्वपूर्ण कथन बोल रही हूँ, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पहले हम देख लेते हैं, कथन के बाद पास तो जाएंगे ही बाद में। तो सबसे पहला जो तथ्य है वो है श्रीलाल शुक्ला जी का यह कालजयी उपन्यास है। याद रखिए, ये एक कालजयी यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध उपन्यास है। श्रीलाल शुक्ला जी का ये कालजयी उपन्यास है और ये एक बृहत उपन्यास है जैसे कि मैंने बताया, और लगभग इसमें 300 पृष्ठों का मतलब लगभग इसमें हमको देखने को मिलेगी 300 पृष्ठों का ये उपन्यास है। याद रखिए कितने पृष्ठों का है, ये लगभग 300 पृष्ठों का उपन्यास है। और अगर हम बात की संस्करण को देखते हैं, यानी कि जो संस्करण बाद में निकले वो तो 330 तक भी चला गया है। याद रखिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, सिर्फ आप याद रखिए ये जो कथन है, पर ये याद रखिए कि ये एक कालजयी उपन्यास है और ये एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है। और राग दरबारी पर श्रीलाल शुक्ला जी को सन 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और कहीं पर हमें मिलता है कि ये 1970 में मिला था, यानी कि 1970 में ये मिला था। जो साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार मिला है उनको राग दरबारी के ऊपर, कहीं पर 1970 लिखा हुआ है और 1969 खुद ही बताए हैं श्रीलाल शुक्ला जी, जो कि मैं बताऊंगी बाद में। और हाँ दोस्तों, कल की जो वीडियो में थोड़ी सी मैं मिस्टेक कर दी थी, उसमें मैंने कहा कि राग दरबारी का जो प्रकाशन है 1969 है, कहीं पर वो भी दिया हुआ है, और शुक्ला जी यानी कि श्रीलाल शुक्ला जी के हिसाब से 1968 है। तो आप दोनों ही याद रखिए, एग्ज़ाम में जो भी आए दोनों में से अगर आता है तो 1968 कीजिएगा, नहीं तो 1969 कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। और राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव सिप्पालगंज की कहानी है। ये उपन्यास कुल 35 अध्यायों में विभक्त है। याद रखिए, राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव जिसका नाम है सिप्पालगंज, उसकी ही कहानी है। और ये उपन्यास कुल 35 अध्यायों में इसका विभाजन किया गया है। लेखक ने कुल 35 अध्यायों में इस उपन्यास को विभक्त करके उसका प्रकाशन किए हैं। उसके बाद इस उपन्यास में सिप्पालगंज के पंचायत, याद रखिए सिप्पालगंज के पंचायत
और कॉलेज प्रबंधन समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी। पंचायत, कॉलेज प्रबंधन समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी का व्यंग्यात्मक शैली में चित्रण किया गया है, यानी कि उस समय की जो राजनीति थी उसका किस तरह से व्यंग्यात्मक रूप में यहाँ पर चित्रण किया गया है। सिपालगंज जो कि कस्बानुमा गांव है उत्तर प्रदेश का, उसको सेंटर में रखकर एक्चुअली में सिपालगंज की एक कॉलेज को सेंटर में रखे, जो मैं बाद में बताऊंगी आपको, उसको सेंटर में रखकर उन्होंने व्यंग कसा है संपूर्ण राजनीति के ऊपर, यानी कि उस समय की राजनीतिक परिस्थिति के ऊपर यहाँ पर व्यंग कसा गया है। उसके बाद दोस्तों राग दरबारी एक ऐसा उपन्यास है जो आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता और निर्ममता से अनावृत करता है, यानी कि राग दरबारी एक ऐसा उपन्यास है जिसमें आपको हमारी आधुनिक भारतीय जीवन की जो मूल्यहीनता है उसे सहजता और निर्ममता से अनावृत किया गया है। ये इस उपन्यास में उसे सहजता से दिखाया गया है, जो हमारे आधुनिक भारतीय जीवन की जो मूल्यहीनता है। ये स्वतंत्रता के बाद की उपन्यास है। अगर हम देखते हैं ये इंदिरा गांधी जी के समय में, यानी कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तभी की रचना ये हम मान सकते हैं। तो उसी समय की राजनीति का इसमें चित्रण आपको देखने को मिलेगा। शुरू से लेकर अंत तक इतने निशंग और साहित्य के जो सौदेश्य के साथ लिखा गया हिंदी का हम इसे पहला उपन्यास भी मान सकते हैं। शुरू से लेकर अंत तक इसमें इतने निसंग और साहित्य के जो उद्देश्य है उसके साथ सौदेश्य के साथ लिखा गया ये हिंदी का प्रथम उपन्यास भी माना जा सकता है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राग दरबारी उपन्यास में लेखक की स्वतंत्रता के बाद वाले भारत के जो ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता होती है उसको बड़ा ही सटीक ढंग से श्रीलाल शुक्ला जी ने इस उपन्यास में बताया है, यानी कि वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है? ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता, जो कि स्वतंत्रता के बाद वाले भारत की जो ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता थी उससे बड़ा ही सटीक वर्णन, यानी कि बड़ा ही सटीक रूप से वर्णन इसमें श्रीलाल शुक्ला जी ने किया हुआ है। यहाँ पर नोट कर लीजिए, इस उपन्यास का अंग्रेजी सहित 16 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और उसके साथ ही दूरदर्शन का एक धारावाहिक इसमें निर्माण हो चुका है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप नोट बना लीजिए कि इस उपन्यास का अंग्रेजी में तो हुआ ही है, इसका जो ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद अंग्रेजी के साथ अंग्रेजी सहित 16 भारतीय भाषाओं में भी इसका अनुवाद हो चुका है और उसके साथ साथ दूरदर्शन में भी एक धारावाहिक का निर्माण इसके ऊपर यानी कि राग दरबारी के ऊपर हो चुका है। हो सकता है यूट्यूब में अवेलेबल हो, अगर हो तो आप देख लीजिए ताकि आप उपन्यास को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अगर आप उस धारावाहिक को देख लेंगे, अगर देख चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप देख सकते हैं। हो सकता है, मुझे पता नहीं है कि यूट्यूब में अवेलेबल है या फिर नहीं है, आप सर्च कर लीजिएगा। और अब हम बात करते हैं इस उपन्यास की जो मुख्य विषय वस्तु यानी कि उद्देश्य है वो क्या है। तो मुख्य विषय वस्तु इसकी है, इस उपन्यास में हमें आदर्शवाद एवं यथार्थवाद की खींचतान देखने को मिलती है। क्या मिलती है? आदर्शवाद और यथार्थवाद की खींचतान इस उपन्यास में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आदर्शवाद पराजित होता है यथार्थवाद के सामने। और इस उपन्यास में भले ही नारी पात्र की कमी आपको देखने को मिलेगी, फिर भी अपने आप में ही ये संपूर्ण उपन्यास मानी जाती है। तो दोस्तों, इस उपन्यास में आपको नारी पात्र देखने को नहीं मिलते हैं। नारी पात्र के एब्सेंट होने के बाद भी, यानी कि नारी पात्र न होने के बाद भी, नारी पात्र के बावजूद भी ये जो उपन्यास है ये अपने आप में पूरी तरह से संपूर्ण उपन्यास मानी जाती है। अब दोस्तों देख लेते हैं इस उपन्यास की भाषा शैली के बारे में, यानी कि किस हिसाब की भाषा शैली शुक्ला जी यहाँ पर श्रीलाल शुक्ला जी इस उपन्यास में यूज़ यानी कि इस्तेमाल किए हैं। तो राग दरबारी की भाषा अगर हम देखते हैं तो मिथकीय शिल्प और देशज मुहावरों से गढ़ी हुई इसकी भाषा शैली है। किस हिसाब से? मिथकीय शिल्प व यानी कि और देशज मुहावरों से गढ़ी है। इसकी जो भाषा शैली है मिथकीय शिल्प और देशज
महावरों से गढ़ी हुई भाषा है और अवधी भाषा की जो रूप है, अवधी भाषा की जो रूप है उसे हम देख पाएंगे इस उपन्यास में, यानी कि राग दरबारी में। तो दोस्तों, राग दरबारी उपन्यास के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे मैं आपको बता चुकी हूँ। अब चलिए देखते हैं पात्र, यानी कि प्रमुख पात्र कौन कौन है इस उपन्यास में। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि मैचिंग में आपको पता ही है आने वाला है, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ये NTA नेट की एग्ज़ाम है, बोल नहीं सकते कि क्या आएगा क्या नहीं। तो पात्र कौन कौन है यहाँ पर है। सबसे पहले वैद्य जी, जो कि इस उपन्यास के प्रमुख खलनायक हम बोल सकते हैं, और इनके ही इर्द गिर्द ये उपन्यास घूमती रहती है। तो ये सिब्बलगंज की ये राजनीतिक मास्टरमाइंड भी इनको बोला जा सकता है। और अगर आपको पात्रों के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ चाहिए तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं अलग अलग पात्रों को लेकर भी आपके सामने पेश करूंगी। पर आज मैं सिर्फ और सिर्फ पात्रों को आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बता दूंगी कौन कौन से पात्र हैं, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी अगर हम विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। तो वैद्य जी, याद रखिए, ये खलनायक होते हैं इस उपन्यास के, मुख्य पात्र यही है और इनके ही इर्द गिर्द घूमता है ये उपन्यास, घूमती रहती है। उसके बाद बद्री अग्रवाल, या फिर उन्हें बद्री पहलवान के नाम से भी जाना जाता है, और ये वैद्य जी का बड़ा बेटा है। उसके बाद रूपन बाबू, यहाँ पर फिर से गलती कर दी, रूपन बाबू जो कि उनके छोटे बेटे हैं, और ये 10वीं तो पास नहीं कर सकते हैं, बार बार वो फेल होते हैं, परंतु कॉलेज में इनका बड़ा तेज है, यानी कि ये सक्रिय राजनीति में हिस्सेदारी लेते हैं, और ये वैद्य जी के छोटे बेटे हैं। उसके बाद शनिचर का मूल नाम है मंगलदास, जो कि वैद्य जी का एक नौकर है। उसके बाद आता है जंगनाथ, प्रिंसिपल साहब आते हैं, और रामाधीन ये आते हैं। और नायक के हिसाब से आपको यहाँ पर रंगनाथ देखने को मिलेगा, जो कि वैद्य जी का ही भांजा होता है। और रंगनाथ के जरिए ही श्रीलाल शुक्ल जी अपने मन के बात यहाँ पर कहना चाहते हैं, यानी कि रंगनाथ के जरिए श्रीलाल शुक्ल जी अपने मन की बात कह रहे हैं। अब बारी है महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में, यानी कि हम जानकारियाँ पाएंगे महत्वपूर्ण पंक्तियाँ क्या क्या है हमारे राग दरबारी उपन्यास में। तो दोस्तों, 2 कथन पहले देख लेते हैं, फिर पंक्तियों के पास जाएंगे। श्रीलाल शुक्ल जी कह रहे हैं, अपने जो बात की जो संस्करण आई उसमें श्रीलाल शुक्ल जी भूमिका में ये बता रहे थे, यानी कि भूमिका में ही उन्होंने लिखा है कि राग दरबारी का लेखन 1964 यानी कि 1964 ईस्वी के अंत में शुरू हुआ। 1964 ईस्वी के अंत में शुरू हुआ और अपने अंतिम रूप में 1967 यानी कि 1967 में समाप्त हुआ। 1968 में यानी कि 1968 में इसका प्रकाशन हुआ और 1969 में इस पर मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यहाँ पर ही श्रीलाल शुक्ला जी ने यह कहा कि 1968 में इसका प्रकाशन हुआ और 1969 में इस पर मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो कहीं कहीं पर 1969 की जगह 1970 यानी कि 1970 भी है, तो आप यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान दीजिए। और उसके बाद डॉक्टर गोपाल राय का एक कथन है जो कि राग दरबारी उपन्यास के बारे में है। याद रखिए, राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा यहाँ पर देखिए, अगर दिखाई नहीं देता तो आप सुनकर नोट बना लीजिए। मैं बोल भी रही हूँ, धीरे से भी बोल रही हूँ। तो राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गाँव सिब्बलगंज की कहानी है। सिब्बलगंज की कहानी है, उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज है। राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव सिब्बलगंज की कहानी है, उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद भी घिसट रही है। यह डॉक्टर गोपाल राय की कथन है।
और हाँ दोस्तों, डॉक्टर गोपाल राय के बारे में अगर बात कर रही है तो याद रखिए, हिंदी साहित्य के हिंदी की जो उपन्यास की इतिहास है, हिंदी उपन्यास की इतिहास, इनका एक पुस्तक है जिसका प्रकाशन हुआ था 2002 में, ये याद रखिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं राग दरबारी उपन्यास की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में, क्योंकि ये NTA नेट की एग्ज़ाम है, कुछ भी पूछ लिया जाता है, इसमें कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम खुश रहे तो गरीबी हमें दुखी नहीं कर सकती। याद रखिए, लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर हम खुश रहे तो गरीबी हमें दुखी नहीं कर सकती, और गरीबी को मिटाने की असली योजना यही है कि हम बराबर खुश रहें। फिर, जो खुद कम खाता है दूसरों को ज़्यादा खिलाता है, खुद कम बोलता है दूसरों को ज़्यादा बोलने देता है, वही कम बेवकूफ़ बनता है जो दूसरों को ज़्यादा बेवकूफ़ बनाता है। याद रखिए, जो खुद कम खाता है दूसरों को ज़्यादा खिलाता है, खुद कम बोलता है दूसरों को ज़्यादा बोलने देता है, वही कम बेवकूफ़ बनाता है जो दूसरों को ज़्यादा बेवकूफ़ बनाता है। फिर, यह स्थिति तो हर जगह होगी, कहीं बड़े तो कहीं छोटे रूप में। यही यथार्थवाद है जो कि रंगनाथ के मुंह से बोला जा रहा है। यह स्थिति तो हर जगह होगी, कहीं बड़े तो कहीं छोटे रूप में। यही यथार्थवाद है। जब वो छोड़ के जाता है गांव, वो हार मान लेता है, तब वो ये बात कह रहा है। फिर, तुम मास्टर मोतीराम को देखा है कि नहीं? पुराने आदमी हैं। दारोगा जी वे दारोगा जी की इज्जत करते हैं। दोनों की इज्जत प्रिंसिपल साहब करते हैं। कोई साला काम तो करता नहीं है, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और व्यंग्यात्मक पंक्ति है दोस्तों, याद रखिए। तुम मास्टर मोतीराम को देखा है कि नहीं? पुराने आदमी हैं। दारोगा जी वे दारोगा जी की इज्जत करते हैं। दोनों की इज्जत प्रिंसिपल साहब करते हैं। कोई साला काम तो करता नहीं है, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। फिर, पुनर्जन्म के सिद्धांत की इजाद दीवानी की अदालतों में हुई है, ताकि वादी और प्रतिवादी इस अफसोस को लेकर ना मरे कि उनका मुकदमा पड़ा रहा। इसके सहारे वे चैन से मर सकते हैं कि मुकदमे का फैसला सुनने के लिए अभी अगला जन्म तो पड़ा ही है। चलते हैं अंतिम पंक्ति के पास, यानी कि राग दरबारी उपन्यास की जो अंतिम पंक्ति मुझे लगी उसके पास चलते हैं। थाने के सामने एक नंग धड़ंग लंगोटधारी भंग घोट रहा था। वो अकेला सिपाही 20 गांव की सुरक्षा के लिए तैनात है, और जिस हालत में जहां है वहीं से वो 20 गांव के अपराध को रोक सकता है। अपराध हो गया हो तो पता लगा सकता है, तथा अपराध न हुआ हो तो उसे करा सकता है। याद रखिए, थाने के सामने एक नंग धड़ंग लंगोटधारी भंग घोट रहा है। वो अकेला सिपाही 20 गांव की सुरक्षा के लिए तैनात है, और जिस हालत में जहां है वहीं से वो 20 गांव के अपराध को रोक सकता है। अपराध हो गया हो तो पता लगा सकता है, तथा अपराध न हुआ हो तो उसे करा सकता है। तो दोस्तों, सिपालगंज की जिस कॉलेज की यह उपन्यास है, यानी कि जिस कॉलेज को, सिपालगंज को तो सेंटर में रखा हुआ है, यानी कि इस उपन्यास के सेंटर में सिपालगंज है, यानी कि सिपालगंज में अवस्थित एक कॉलेज है जो कि केंद्र स्थान है। याद रखिए, उस कॉलेज का नाम है छंगामल इंटर कॉलेज। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछनी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और अगर आप किसी और ज़रिए से मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के ज़रिए भी आप जोड़ सकते हैं। सबकी लिंक मैं दी रखी हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं इसीलिए आपको बार बार कह रही हूँ कि आप जब भी वीडियोस देखते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं, उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसे चेक कीजिए, क्योंकि वहाँ पर
आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण यानी कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और आप वहाँ से मुझे मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं, क्योंकि सबकी लिंक उसके साथ साथ मेरी जो ईमेल आईडी है वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।